हेलो दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार इस टाइम से स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों को स्वागत करते हैं। तो आइए दोस्तों, जो मौर्य इतिहास चल रहा था उसका ही आज अगला टॉपिक जारी करते हैं, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे अशोक के शिलालेख के बारे में। जो अशोक जी अपने शिलालेख दिए थे उन सभी शिलालेखों को आज अध्ययन करते हैं। सभी शिलालेखों के क्रम बाय क्रम आज बारे में जानेंगे कि अशोक ने जो शिलालेख दिए थे उन शिलालेखों में क्या क्या किन किन बातों का जिक्र किए हैं। तो अशोक जी कुल 14 शिलालेख दिए थे और इन्हीं शिलालेखों के बारे में आज अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करने से पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि जो अशोक का शिलालेख था, इन शिलालेख का खोज किस ईस्वी में किया गया था। तो इन शिलालेख का खोज 1750 ईस्वी में टी पैंथलर नामक व्यक्ति ने इन शिलालेखों को खोज किए थे। इन शिलालेखों का खोज कर दिए तो इन शिलालेखों के बारे में हम जानते हैं। तो अशोक जी कुल 14 शिलालेख दिए थे। तो प्रथम शिलालेख के इनका बात करते हैं कि प्रथम शिलालेख में ये क्या दिए थे। तो अशोक का जो पहला शिलालेख है, इस शिलालेख में अशोक जी जो पशुओं को पहले के जमाने में जो बलि दिया जाता था उस बलि पर ये कड़ी निंदा किए हैं। बोले हैं कि जैसे पहले समाज में हमारे पशुओं का बलि दे दिया जाता था, कोई भी शुभ काम चालू करने से, जय या कंपनी का उद्घाटन हो या पुल का उद्घाटन हो, उस समय पशुओं का बलि दिया जाता था। तो इस पर ये कड़ी निंदा की है। बोले कि जो ये बलि दिया जा रहा है हमारे समाज में, ये सही नहीं है। तो अशोक जी पहले शिलालेख में अपने ये बताते हैं कि पशुओं की जो बलि दिया जाता था उन पर ये कड़ी निंदा किए हैं। ये बोले कि बात ये ठीक नहीं है, पशुओं का बलि न दिया जाए, इस पर कड़ी निंदा किए थे। उसके बाद अशोक का आता है दूसरा शिलालेख। अशोक जी अपने दूसरा शिलालेख में ये पशु एवं व्यक्तियों मनुष्यों की चिकित्सा के बारे में उल्लेख किए हैं। जिस प्रकार व्यक्तियों को चिकित्सा की व्यवस्था किया गया है हमारे समाज में, ठीक उसी प्रकार पशुओं को भी चिकित्सा की सुविधा दिया जाए। तो दूसरा शिलालेख में अशोक जी पशु एवं मनुष्य की चिकित्सा के बारे में उल्लेख करते हैं कि जिस प्रकार मनुष्यों की चिकित्सा की व्यवस्था होती है, ठीक उसी प्रकार पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर मनुष्य का थोड़ा सा भी तकलीफ होता है तो इनकी चिकित्सा दी जाती है, इनकी दवा दी जाती है समय पर। ठीक उसी प्रकार हमारे समाज में पशुओं की भी चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको भी सही ढंग से इलाज होना चाहिए। तो दूसरा शिलालेख में अशोक जी मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा के बारे में उल्लेख करते हैं। इसके बाद तीसरा जो इनका शिलालेख है, इस शिलालेख में अशोक जी अपने अधिकारियों को, उनके राज दरबार में जितने भी अधिकारी आते थे उन सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे दौरे पर जाएं। वे दौरे पर जाएं यानी कि घूमे, अपना दिल बहलाएं। तो अशोक जी तीसरे शिलालेख में अपने सभी उच्च अधिकारियों को, और निम्न अधिकारी हो या उच्च अधिकारी हो, सभी अधिकारियों को आदेश देते हैं ये कि वो दौरे पर जाएं। उसके बाद अशोक जी का चौथा शिलालेख आता है। तो अशोक जी चौथा शिलालेख में भेरी की जगह धम घुस की यहीं पर व्याख्या करते हैं। और भेरी घुस क्या है, ये धम घुस क्या है, इसको हम लास्ट में बता देंगे कि भेरी घुस क्या है, धम घुस क्या है। तो चौथा शिलालेख में अशोक जी भेरी घुस की जगह धम की व्याख्या करते हैं। उनके बाद अशोक जी का पांचवा शिलालेख आ जाता है कि अशोक जी पांचवा शिलालेख में किन बातों का जिक्र किए थे। तो अशोक जी हैं जो पांचवा शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के बारे में बोले हैं। इस अभिलेख में अशोक जी धर्म महापात्रों की नियुक्ति के बारे में बोले हैं। ये जो धर्म महापात्र थे, अशोक जी जब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं तो प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म महापात्रों की नियुक्ति की, यानी महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख करते हैं पांचवा शिलालेख में। उसके बाद अशोक जी का यह छठा शिलालेख आ जाता है। इस अभिलेख में अशोक जी व्यक्तियों को आत्मनियंत्रण की बात बोले हैं। जो छठा शिलालेख है, इस शिलालेख में अशोक जी व्यक्तियों को बोलते हैं कि आत्मनियंत्रण रखिए, अपने आत्म पर विश्वास रखिए। आत्मनियंत्रण रहेगा तभी ही हमारे समाज में विकास हो सकता है। तो ये बोलते हैं कि छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण होना चाहिए, हर व्यक्तियों में आत्मनियंत्रण होना चाहिए, हर पढ़ने वाले छात्र में आत्मनियंत्रण होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो ये छठा शिलालेख में अशोक जी आत्मनियंत्रण की बात बोले हैं। उसके बाद सातवां और आठवां अभिलेख, अशोक जी का सातवां और आठवां शिलालेख में अपने तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया है कि किस किस
जगह पर अशोक जी तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे, यानी कि ये घूमने के लिए किन किन जगहों पर गए थे, इनका उल्लेख 7वां और 8वां अभिलेख जो पढ़ते हैं तो इनमें हम लोग का पता चलता है। उसके बाद अशोक जी का 9वां शिलालेख है। इस शिलालेख में अशोक जी सच्चे भेंट सच्चे शिष्टाचार के साथ होना चाहिए, यानी अशोक जी का कहना था 9वां शिलालेख में कि सच्चे भेंट, किसी व्यक्ति से अगर हम लोग भेंट करते हैं तो सच्चे भेंट एक सच्चे शिष्टाचार के साथ होना चाहिए, एक आदर के साथ होना चाहिए, छोटे और बड़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो इन्होंने 9वां शिलालेख में सच्चे भेंट जो है एक सच्चे शिष्टाचार के रूप में इसमें विवरण देते हैं कि जब भी भेंट करो किसी भी व्यक्ति से तो शिष्टाचार दिखाओ, आदर दिखाओ। तो सच्चे भेंट सच्चे शिष्टाचार के साथ होना चाहिए, इन्होंने 9वां शिलालेख में बताते हैं। और इनका जो 10वां शिलालेख है, इस शिलालेख में इन्होंने अशोक जी का जो 10वां शिलालेख है, इस शिलालेख में अशोक जी आदेश देते हैं कि राजा तथा उनके जितने भी उच्च अधिकारी हैं जब भी सोचेंगे अपने प्रजा के हित के बारे में ही सोचेंगे, अपने प्रजा के भलाई के बारे में ही सोचेंगे। उनके राज में जितने भी उस समय राजा थे, जितने भी उच्च अधिकारी थे, उन सभी व्यक्तियों को जब भी सोचना है अपने प्रजा के हित में ही सोचना है, अपने प्रजा के भलाई के भी सोचना है, उनके बुराइयों के बारे में नहीं सोचना है। जब भी सोचना है तो अपने प्रजा के भलाई के बारे में ही सोचिए, ये इन्होंने आदेश देते हैं अपने 10वां शिलालेख में। और इनका 11वां शिलालेख है। इस शिलालेख में इन्होंने धर्म की व्याख्या की है, इन्होंने धर्म की व्याख्या की है। जब भेड़ी घूस को छोड़कर धर्म को अपना लेते हैं तो ये 11वां शिलालेख में धर्म की व्याख्या करते हैं। और 12वां शिलालेख, इस शिलालेख में 12वां शिलालेख में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति करते हैं और स्त्रियों की सभी सामान्य की, सभी हक की बात करते हैं कि जिस प्रकार पुरुषों को जो हक दिया जाता है ठीक उसी प्रकार हमारे समाज में स्त्रियों को भी हक दिया जाएगा। तो इन्होंने 12वां शिलालेख में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति किए हैं और सभी प्रकार के विचारों की, उनको समान की बात कहे। उनके बाद आता है 13वां शिलालेख। इस शिलालेख में जो ये शिलालेख है, इस शिलालेख में 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण है। अब कलिंग युद्ध कब हुआ था, ये कलिंग युद्ध में क्या विवरण है, तो 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था उड़ीसा में। इस युद्ध जब हुआ था, युद्ध की समाप्ति के बाद जब अशोक जी रणभूमि में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि लाखों की संख्या में लोग वहां पर मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे, हजारों की संख्या में लोग घायल थे और वहां पर खून की धाराएं बह रही थी। इस दृश्य को देखकर अशोक जी का जो हृदय था विचलित हो जाता है। इस दृश्य को देखकर अशोक जी का हृदय विचलित हो जाता है और यहीं पर अशोक जी एक बात बोलते हैं कि अब इसके बाद हम कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो हृदय था यहीं पर परिवर्तन हो जाता है। अशोक जी के हजारों की संख्या में देखते हैं लोगों को तड़पते हुए, यहाँ पर देखिए खून की धाराएं बहती हुई। तो इसी दृश्य को देखकर अशोक जी का जो हृदय था यह परिवर्तित हो जाता है और यहीं पर निर्णय लेते हैं कि आगे चलकर हम कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और यहीं पर इन्होंने भेड़ी की जगह धर्म को अपना लेते हैं और इसके बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार करने लगते हैं और बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और बौद्ध धर्म को प्रचार करने लगते हैं। यहाँ तक अपने तो खुद प्रचार करते ही हैं, अपने इस धर्म को प्रचार करने के लिए अपने पुत्र और अपने पुत्री को भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए भेज देते हैं। इनका पुत्र था महेंद्र वर्मन, उनको भेज देते हैं श्रीलंका में। पुत्री थी संघमित्रा, उनको भी भेज देते हैं श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। तो इन सभी बातों का जिक्र इन्होंने 13वां शिलालेख में किए हैं। और उसके बाद आता है 14वां शिलालेख। तो 14वां शिलालेख में अशोक जी अपने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करते हैं। सभी जनता से, अपने प्रजा के जितने भी जनता इनके थे, इनके राज्य में जितने भी जनता थे, सभी जनता को ये प्रेरित करते हैं कि आप अपना धार्मिक जीवन बिता सकते हैं, जो धर्म अपना सकते हैं, अपना धार्मिक जीवन आप लोग बिताइए, आप लोग आजाद हैं। तो यही अशोक का 13वां शिलालेख है। इसको पुनः एक बार देख लेते हैं।
अशोक जी का जो पहला शिलालेख है, इस शिलालेख में किन किन बातों का विवरण है। तो अशोक जी अपना पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा किए हैं, यानी कि बोले हैं अशोक जी, जो पहला शिलालेख है अशोक जी इस शिलालेख में बोलते हैं कि पशुओं की बलि नहीं दिया जाएगा, इस पर कड़ी निंदा किए हैं। जिस प्रकार हमारे समाज में पहले, अभी तो नहीं, इनसे पहले हजारों वर्ष पहले कोई भी अगर पुण्य का उद्घाटन, कोई भी नए कार्य का शुभारंभ होता था तो उस समय पशुओं का बलि दिया जाता था। तो इस पर अशोक जी बड़ी कड़ी निंदा किए हैं। उसके बाद दूसरा शिलालेख आता है, तो इस शिलालेख में अशोक मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा के बारे में उल्लेख किए हैं। बोले हैं कि जिस प्रकार हमारे समाज में व्यक्तियों को चिकित्सा की व्यवस्था किया गया है, ठीक उसी प्रकार पशुओं को भी चिकित्सा का व्यवस्था होना चाहिए, यानी कि दोनों को यहाँ पर चिकित्सा के बारे में उल्लेख करते हैं। तीसरा शिलालेख, अशोक जी अपने राजकीय अधिकारियों को, जितने भी इनके राजकीय अधिकारी थे, सभी अधिकारियों को आदेश देते हैं कि हर 5वें वर्ष के उपरांत वो दौरे पर जाए, यानी कि इनके राज्य में जितने भी अधिकारी थे सभी अधिकारियों को अशोक जी आदेश से देते हैं, उनके जितने भी अधिकारी हैं हर एक 5वें वर्ष के दौर पर वो दौरे पर जाए, घूम कर आए, अपना मन बहलाए। उसके बाद चौथा शिलालेख आता है, तो चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में अशोक जी भेड़ी की जगह धम्म को स्वीकार लेते हैं, यानी कि भेड़ी की जगह इन्होंने धम्म को स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि भेड़ी है और ये धम्म है। तो भेड़ी यानी कि जो कलिंग युद्ध में वर्णन किया गया था, भेड़ी की जगह धम्म को स्वीकार लेते हैं, यानी कि यहाँ पर ये बोलते हैं कि आगे चलकर हम भविष्य में अब युद्ध नहीं करेंगे और धर्म यानी कि बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो यहीं पर इन्होंने भेड़ी की जगह धम्म को अपना लेते हैं। पांचवा शिलालेख, इस शिलालेख में अशोक धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी देते हैं। ये धर्म को प्रचार करने के लिए धर्म महापात्रों की नियुक्ति करते हैं, जिनका उल्लेख पांचवा शिलालेख में इनको पढ़ने को मिलता है। छठा शिलालेख, इस शिलालेख में अशोक आत्मनियंत्रण की बात बोले हैं। जो अशोक जी थे, छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की बात बोले हैं कि व्यक्तियों को आत्मनियंत्रण रखना चाहिए, अपने आप पर आत्मनियंत्रण रखना चाहिए, तभी हम लोग समाज में आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं बढ़ सकते हैं। तो व्यक्तियों को आत्मनियंत्रण अति आवश्यक है। इसका उल्लेख छठा शिलालेख में करते हैं। सातवां और आठवां शिलालेख में अशोक जी अपने तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किए हैं कि अशोक जी किन किन जगहों पर तीर्थ यात्राओं करने के लिए गए थे। इनका विवरण सातवां और आठवां शिलालेख में पढ़ने को मिलता है। उसके बाद आता है इनका नौवां शिलालेख, तो इस शिलालेख में सच्ची भेंट, एक सच्चे शिष्टाचार के साथ होना चाहिए। किसी व्यक्तियों के पास जाते हैं, भेंट करने के लिए जाते हैं, मुलाकात करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर सच्ची भेंट, जो सच्चे दिल से भेंट करते हैं, एक सच्चे शिष्टाचार के साथ होना चाहिए, एक आदर सम्मान के साथ होना चाहिए। उसका उल्लेख अशोक जी इन 9वें शिलालेख में करते हैं। 10वां शिलालेख, इस शिलालेख में अशोक आदेश देते हैं कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा अपनी प्रजा के हित के बारे में ही सोचेंगे। जो अशोक जी थे, 10वां शिलालेख में यह आदेश देते हैं कि उनकी राज दरबार में जितने भी राजा हैं, जितने भी उच्च अधिकारी हैं, सभी राजा तथा उच्च अधिकारी जब भी सोचेंगे तो अपने प्रजा के हित के बारे में ही सोचेंगे। 11वां शिलालेख, इस शिलालेख में अशोक धम्म की व्याख्या का उल्लेख करते हैं, यानी कि ये धम्म की व्याख्या का उल्लेख करते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर चौथा में भेड़ी की जगह धम्म को अपना लिए थे, ठीक उसी प्रकार 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या का ये उल्लेख किए हैं। 12वां शिलालेख, इस शिलालेख में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति किए हैं। जो 12वां शिलालेख था, इस शिलालेख में अशोक जी स्त्री महापात्रों की नियुक्ति किए हैं। इन सभी प्रकार के विचारों की समान की बात कहे, यानी कि यहाँ पर स्त्रियों की नियुक्ति कर देते हैं। धर्म को प्रचार करने के लिए स्त्री महापात्रों की नियुक्ति करते हैं, यार स्त्री भी धर्म को प्रचार करेगी, एवं स्त्रियों को सभी प्रकार के समान की बात कहते हैं। उसके बाद इनका आता है 13वां शिलालेख। इस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। जो 13वां शिलालेख हम लोग पढ़ते हैं, इस शिलालेख में
अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है जो 261 बीसी में हुआ था उड़ीसा में। ये जब कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध के समाप्ति के बाद जब रणभूमि में अशोक जी जाते हैं तो वहां पर लाखों की संख्या में लोग को तड़पते हुए देखते हैं, लोग को मरे हुए देखते हैं, वहां पर खून की धाराएं बहते हुए देखते हैं। इन सभी को दृश्य को देखकर अशोक जी का जो हृदय था वो विचलित हो जाता है और यहीं पर ये निर्णय ले लेते हैं कि आज के बाद हम कभी भी युद्ध अब नहीं करेंगे और यहीं पर भेरी की जगह धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और आगे चलकर बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं और उसके बाद बौद्ध धर्म को प्रचार करने लगते हैं। अपने शिलालेखों पर भी बौद्ध धर्म के बारे में लिखवाते हैं, यानी कि यहाँ पर अशोक जी बौद्ध धर्म को प्रचार करते हैं, एकदम दिल से करते हैं और बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए अपने पुत्र अपनी पुत्री को श्रीलंका भेजते हैं। जो इनका पुत्र था महेंद्र वर्मन और जो पुत्री थी संघमित्रा, इस बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेज देते हैं। उसके बाद इनका 14वां शिलालेख है। इस शिलालेख में अशोक जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करते हैं। सभी जनता को बोलते हैं कि आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग धार्मिक जीवन को बिताइए। तो ये अशोक का 14वां शिलालेख था। जो इन शिलालेखों का खोज किए थे 1750 ईस्वी में टी पैंथलर जी, और ये 14वां शिलालेख में सबसे अगर लंबा शिलालेख पूछे तो वो था अशोक का जो 7वां शिलालेख था, ये सबसे लंबा शिलालेख था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।